हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नागरिक शास्त्र के रूम में, अर्थात द सिविक्स रूम TSR। मैं लोकेश शर्मा आपको इस चैनल पर नागरिक शास्त्र की कक्षाओं का अध्ययन करा रहा हूं। हम नागरिक शास्त्र को पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उस क्रम में हम कक्षा 11 की NCERT पर चर्चा कर रहे हैं। इस NCERT में हम फिलहाल जो इसकी कक्षा 11 की यूपी बोर्ड की या NCERT की पहली पुस्तक है जिसका नाम है संविधान, उसके चैप्टर 3 पर आ चुके हैं। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड, शब्द शब्द, एक एक पेज, ये देखिए, पेज नंबर 61 और यह पेज नंबर 60 और ऊपर वाला पेज नंबर 59 है। पूरी तरीके से आपको केवल और केवल NCERT पर ही स्ट्रिक्ट रखा जाएगा। इसका कारण क्या है कि NCERT सबसे प्रामाणिक और सबसे शानदार पुस्तक है। मेरी सबसे जो रुचिकर पुस्तकों में से, जो कठिन और सरल के बीच में है, जिसका शब्दकोश कभी कभी मुझे सोचने में मजबूर करता है और जिसकी लेखन शैली का मैं कायल हूँ। तो फिलहाल हम देख रहे हैं चैप्टर 3, चुनाव और प्रतिनिधित्व। थोड़ा रिकॉल कराते हैं एपिसोड की तरह, क्योंकि पढ़ाई एक प्रकार से रोचक होनी चाहिए। जिस प्रकार टीवी सीरियल, जिस प्रकार फिल्म होती है, एपिसोड्स होते हैं, इंटरवल एक ऐसी जगह रखते हैं फिल्म में कि आप उसको देखने की ओर इच्छुक हों अगली बार। और इंटरवल के बाद पता नहीं क्या होगा, अगले एपिसोड में पता नहीं क्या होगा। पढ़ाई भी ऐसी कुछ होती है। जब भी मैं क्लास में कक्षाएं अटेंड करता हूँ तो बच्चों को एक ऐसे प्रश्न में छोड़ के जाता हूँ ताकि अगले दिन वे आएँ, घर पर होमवर्क करें, उस प्रश्न की जद्दोजहद करें और उसके बाद अगले दिन मुझसे पूछें। तो हमने आपको छोड़ा था कि राज्यसभा में जो हमने, या चलिए रिकॉल करते हैं। पहले हमने बताया कि चुनाव सामान्यतः दो तरीके हमने उसके बताए थे। पहले था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक। इसमें जो जिसमें जो व्यक्ति सर्वाधिक मत पाएगा वह विजयी बनेगा। दूसरी प्रणाली थी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इस प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व की खोज हुई। इस प्रणाली में था क्या कि जिनकी संख्या कम है उनका क्या होगा, जिन्होंने किसी और को वोट दिया उनके वोट का क्या महत्व है, क्योंकि जिसने वोट दिया और उसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए तो वो तो विजयी हो गया, लेकिन उसके खिलाफ जिन जिन ने वोट दिए थे किसी और को, उनका क्या होगा, उनका वोट खराब हो गया। अब 5 साल तक वो उसको बर्दाश्त करेंगे। इन्हीं सबके जो गंभीर समस्याएं थी उसकी निजात पाने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व को खोजा गया। इसमें क्या होता है कि इसमें सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी, ठीक, और उनको कितने प्रतिशत मत मिले हैं उस प्रतिशत के आधार पर उनको उसी प्रतिशत में सीटें उपलब्ध हो जाएंगी। मान के चलिए एक XYZ नाम की एक पार्टी है जिसको 30% वोट मिले और ABC नाम की पार्टी को 70% वोट मिले, तो ऐसा नहीं कि 70 वाला विजयी हो गया, 100% सीटें ये ले जाएगा, नहीं, ये सिर्फ 70% सीटें ही ले जाएगा। और 30% सीटें किसे मिलेंगी, इसे। तो जिन लोगों ने इसको वोट दिया था उनका वोट खराब नहीं हुआ है। ये था आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ये था हमने पिछली क्लास में और डिटेल में पढ़ा था। फिलहाल हमने रिकैप में इतना देख लिया है। अब देखते हैं, हाँ, भारत में सामान्यतः तो FPTPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTPS है अधिकांश चीज़ों में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर पंचायती राज। इनमें जो चुनाव होते हैं वे इस आधार पर होते हैं। हमारे यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष चुनावों में है, डायरेक्ट जनता के वोटिंग में नहीं है।
अप्रत्यक्ष में है, वह किस किस में पार्टिसिपेट होती है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा या फिर एमएलसी। विधान परिषदों के चुनाव में हमें अक्सर देखने को मिलता है। हमने एग्जाम्पल बतौर राज्यसभा को लिया है। राज्यसभा का खेल क्या है, पहले खेल समझ लो राज्यसभा का। राज्यसभा में जो तरीका है, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आप कक्षा 11 के हैं, मैं इस बात को ध्यान में रखता हूँ। यह बीए और एमए के बच्चों को भी क्लिष्ट हो जाता है, आप तब भी छोटे हैं। राज्यसभा का खेल क्या है? राज्यसभा का खेल यह है कि पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन संख्याओं में, निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है, ठीक। और हर क्षेत्र की सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। जैसे यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31। बिहार, उसकी XYZ जो भी हैं। महाराष्ट्र की अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, ठीक है। अब यूपी के 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। अब यूपी के 31 राज्यसभा के सदस्यों के लिए में से मान के चलो, मैं आपको जब विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि राज्यसभा की संरचना कैसी है, क्या होता है। फिलहाल के इतना समझ लो कि मान के चलो 31 में से 10 लोगों का चुनाव होना है, तो इन 10 लोगों का चुनाव कौन करेगा? यूपी के ही एमएलए, ठीक है। राज्यसभा में वोट कौन देगा? यूपी के ही एमएलए, जो विधायक होंगे, जो राज्य की विधानसभा में के सदस्य, निर्वाचित सदस्य होंगे, वो 10 लोगों का चयन करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ये करेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। इसमें एक चीज और जुड़ गई है, एकल संक्रमणीय। ये क्या होता है बताएंगे अभी। अब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 10 लोगों के चुनाव में अब इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। सारा का सारा खेल किसका है? इनका। अब देखिए, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है, बिल्कुल है। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है, अर्थात एमएलए वोट देते हैं। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं, इसमें आम जनता वोट नहीं देती है। इसमें वोट कौन देंगे? एमएलए। मतदाता चुनाव में खड़े, अर्थात एमएलए चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, क्लिष्ट है आपके लिए, लेकिन फिर भी आया तो बता दे रहा हूँ। ये 10 लोग हैं, ठीक है। अब हर एक पार्टी ने अपने अपने व्यक्ति खड़े कर लिए हैं, ठीक। अब इन 10 लोगों को चुना जाना है। अब इस 10 सीटों के लिए मान के चलो 10 में से एक सीट ये है। अब एक सीट पर ABC 3 पार्टियों के लोगों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे मैदान में। अब ये जो एमएलए हैं, मान के चलो यूपी में इस समय एमएलए कितने हैं? 403, ठीक, 403 ही है। 403 एमएलए इन 10 लोगों को चुनेंगे। तो क्या करेंगे ये एमएलए? ये जो इस सीट के लिए ये जो 4 प्रत्याशी खड़े थे, इनको वोट देंगे। तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम सी वाले को वोट देते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें वरीयता क्रम में वोट देना होता है। सी वाले को हम पहली वरीयता देते हैं। अगर मान लो सी हार गया, या सी के बाद हम किसको पसंद करते हैं? दूसरी वरीयता हमारी डी की है, तीसरी ए की है और चौथी बी की है। वरीयता क्रम में आपको वोट देना है। कोटा कैसे मिलेगा? जो निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर निकाला जाता है। कुल मतदान, कुल विजयी उम्मीदवार +1 और ओवरऑल +1। अब जैसे राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को चुनना है, तो 200 अर्थात कुल मतदान 400 विधायक हो गए। विजयी उम्मीदवार कितने होंगे? 4 होंगे, एक आदमी प्लस और एक ये, 200/5 +1, 40 + 1। तो कितने वोट चाहिए? 200 में से 41, ठीक है। कम से कम 41 वोट तो होने चाहिए। जब जनगणना मतगणना होती है तो उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट को गिना जाता है। ये बोला जाता है कि कम से कम आपको 41 वोट तो आपको लेकर आइए, कि जिन लोगों ने आपको पहली वरीयता में रखा है। तो अर्थात 41 या 41 से ज़्यादा लोगों को आप अपनी पहली वरीयता में आपको उन्होंने रखा हो तो हम आपको जिताएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है
लिखा है प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद, लिखा है कि गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती, 41 किसी को ही नहीं मिल पा रहे हैं, किसी को 40 मिल पा रहे हैं, किसी को 39, किसी को इतना, किसी को इतना। ठीक, अब क्या होगा? तो होगा ये कि जिसको सबसे कम मत प्राप्त है, ठीक है, जिसको सबसे कम मत प्राप्त है उस व्यक्ति को कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसकी जो वोट्स हैं, उसको जिन जिन लोगों ने वोट दिया था उसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा कि उसके अलावा सेकंड चॉइस उसकी कौन कौन थे, तो उसका वोट उन सेकंड चॉइस में पहुंच जाएगा। तो संक्रमण मत पद्धति में क्या है कि वोट ट्रांसफर हो जाता है, और ऐसे में मान के चलो इसको वोट ट्रांसफर हो गए, तो अब इसके कितने हो गए? इसको 3 वोट ट्रांसफर हो गए कि जिन जिन ने इसको पहली वरीयता में रखा था उन लोगों ने दूसरी वरीयता में इसको रखा था, ए वाले को। ठीक, तो 3 लोगों ने, तो ये 40 था, इसका 43 हो गया, अब 41 प्लस हो गया, अब ये जीत गया सेकंड काउंटिंग में। क्लिष्ट है, समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तब कमेंट करना, मैं एक प्रॉपर वीडियो उदाहरण के साथ ही इस पर बना दूंगा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका वोटिंग पद्धति, सबसे क्लिष्ट है ये। जब आप प्रेसिडेंट का चुनाव देखेंगे तो वहाँ भी यही कुछ होगा, जब राज्यसभा का चुनाव देखेंगे तो वहाँ भी ये सब कुछ होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? मैंने क्या बताया, भारत में अधिकांश चीज़ें, अधिकांश चुनाव इसके आधार पर होते हैं, ना कि प्रोपोर्शनल के आधार पर। इसका कारण क्या है कि जो जीता वही सिकंदर। पहली बात तो ये है कि यह बहुत आसान है। राज्यसभा की प्रक्रिया आपने देख ही ली कितनी कठिन है, तो आम जनता को समझाना असंभव है इतनी कठिन प्रक्रिया। तब भारत नए नए आज़ाद हुआ था, शिक्षा उतनी थी नहीं, गरीबी इतनी ज़्यादा है कि शिक्षित होना असंभव सा लगता है। तब ऐसे में सबसे सरल पद्धति हमने अपनाई, ठीक है, और इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो ऐसे में यह प्रक्रिया ज़्यादा सही रहती है। ठीक है, लिखा है उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझाना अत्यंत सरल है। ये चीज़ सरल पड़ जाती है, FPTPS। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी निर्वाचन क्षेत्र होता है, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है, व्यक्ति के पास विकल्प होते हैं कि इनमें से किसी एक को चुन ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है कि यस हमारी स्वीकृति है आपको, तो बहुत आसान है ये। ठीक है, और जब वोट डालते समय वह प्रत्याशी को भी देख सकता है और दल को भी कि किस दल का प्रत्याशी है। ठीक, अगर कोई दल से प्रभावित है तो दल के आधार प्रत्याशी को वोट दे दे, कोई प्रत्याशी से प्रभावित हो तो प्रत्याशी को वोट देगा, दल को वोट चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है बहुत सारे में से, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी के द्वारा जारी की सूची के अनुसार होता है। जो बोलते हैं टिकट मिलना, बीजेपी से टिकट मिल गया, इनसे मिल गया, तो ये पार्टी अपनी सूची जारी करती है और उनकी इच्छा के प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं। यदि किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता, इस प्रकार कि एक क्षेत्र में सिर्फ एक ही प्रतिनिधि नहीं हो सकता। देखिए, इसमें एक संशोधन है, इसमें एक भूल हुई है। भूल यह हुई है कि जो FPTPS है, इसमें तो एक क्षेत्र है और कई पार्टियों ने अपने अपने मतदाता उतारे हैं, जिसको जो जो इच्छा हो उसको चुन सकता है। ठीक है, तो ऐसे में एक संतुलन बनाया गया है किस किस के बीच में, दल के और प्रत्याशी के बीच में। लेकिन अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खास तौर पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि मतदाता को किसी एक दल को चुनने का अधिकार होता है। वह प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, वो दल को वोट देंगे। उसके बाद उस दल को जितना प्रतिशत मत प्राप्त होगा, मान लीजिए इसको 40% होगा, 40 सीटें उसको मिल जाएंगी, जितना का भी होगा उसको 40% सीटें मिल जाएंगी। अब उन सीटों पर कौन कौन बैठेगा यह दल डिसाइड करेगा। जबकि इसमें क्या होता है कि जब चुनाव से पहले ही पता चल जाता है कि आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन है,
और आप अपने हिसाब से उसको वोट दे सकते हैं। यहाँ पर पार्टी डिसाइड करती है कि आपके यहाँ आपका प्रतिनिधि कौन होगा। तो एक प्रकार की ये अलोकतांत्रिक पद्धति है, एक प्रकार की, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं उनका प्रतिनिधि कौन है। मैंने वही बताया कि उनको पहले से ही पता होता है उनके प्रतिनिधि कौन है, और उसे उत्तरदायी भी ठहरा सकते हैं किसी काम को लेकर, अकाउंटेबल भी होता है वह, ठीक है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। यह क्या होता है, ये होता है कि मान के चलो किसी को 40% वोट मिले हैं, किसी को 30% मिले हैं, किसी को 20% मिले हैं, किसी को 10% मिले हैं, ठीक है। इसको 40% सीटें मिलेंगी, इसको 30% सीटें मिलेंगी, इसको 20% सीटें मिलेंगी, इसको 10% सीटें मिलेंगी। क्या किसी को बहुमत मिला? नहीं मिला। तो ऐसे में ये सब मिलकर सरकार चलाएंगे, और मिलकर सरकार चलाते हैं तो इस संसदीय लोकतंत्र में बहुत स्थायित्व तो नहीं रहता। तो जब किसी एक पार्टी को बहुमत ही नहीं मिलेगा तो ऐसे में स्थायित्व तो नहीं होगा। जब स्थायित्व तो नहीं होगा तो हमेशा खतरा रहेगा कि कहीं सरकार गिर ना जाए, तो ऐसे में कार्य नहीं हो पाएगा। और संसदीय प्रणाली क्या होती है ये भी आगे चलकर बताई जाएगी आपको। तो ऐसे में संसदीय प्रणाली में जो सरकार होती है, जो कार्यपालिका होती है, वह तब तक अपने पद पर रहेगी जब तक कि उसे विधायिका में बहुमत प्राप्त हो, और यहाँ पर बहुमत किसी को है ही नहीं, तो सरकार कैसे चुनी जाएगी। तो ऐसा कुछ एक इसकी कठिनाइयाँ भी हैं, यहाँ पर खिचड़ी बन जाती है, FPTPS में खिचड़ी नहीं बनती है। तो यह है आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि तमिलनाडु की विधानसभा के चुनाव के परिणाम है उसमें। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए कि 40% वोट हासिल हुए AIADMK को, और सीट कितनी मिली है? 135। तो टोटल सीट्स ये कैलकुलेट होंगी, उन सबको जोड़ के पता चल जाएगा कि 40% वोट पर तो कितने परसेंट सीटें मिली हैं। DMK को 31% वोट मिले और सीटें कितनी मिली हैं? सिर्फ 88। इसको 6% वोट मिले और सीटें कितनी मिली हैं? 8। ये 2.84, इसको 0 सीट। लेकिन यही काम अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में होता तो क्या होता? तो क्या काम करना होगा? 135, 88, 8 और ये सब कुछ। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो इस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि टोटल जो सीट्स की संख्या है वह है 232, 232। हमने सबको ऐड कर लिया। अब जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले जो जीता वही सिकंदर वाला जो मामला है, पहले जो पहुंचेगा वो जीतेगा, इस आधार पर 40% वोट हासिल कर उसको कितनी सीट मिल रही थी? 135। जबकि यदि यही चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होते तो उसको सीट्स कितनी मिलती? 92 केवल, क्योंकि उसको 232 का केवल 40% सीट मिलती, 92। तो यह अंतर है। तो शुरुआत जब चैप्टर की हो रही है तो उसमें क्या लिखा था? खेल के नियमों में यदि बदलाव हो गया तो रिजल्ट में भी बदलाव हो जाएगा। तो खेल का पहला नियम क्या है? ये जो सीट्स हैं वो हैं FPTPS के आधार पर, और ये हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। तो यदि इसके आधार पर चुनाव होंगे तो सीट्सों की संख्या कम या ज़्यादा परसेंटेज से भी हो सकती है। ये देखिए 2.84 वोट हासिल हुए इसको, लेकिन 0 सीट मिली, सीट ही नहीं मिली, जो कि सीट उसको कम से कम 2% तो मिलनी ही चाहिए थी। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सीट्स उसी परसेंटेज में मिलेगी। क्लियर हो गया? चलिए, दोनों चीज़ें आपको इसलिए एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर। यही है 232 का 31% आप निकालेंगे तो इतनी सीट्स आपको मिलेंगी। तो ये कुछ मिलता है। लिखा है कि संविधान के द्वारा यदि किसी देश में मत, ये जो सर्वाधिक मत से जीत वाली जो प्रणाली होती है, जैसे मैं FPTPS बोल रहा हूँ, यह प्रणाली होती है उसके संविधान में लिखी हुई। तो इसमें होता क्या है कि जो बड़े दल होते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ये जो बड़े दल होते हैं इनको या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। केवल कल्ट पर्सनैलिटी को लेकर कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक, क्या हुआ देखो, इन 40% वोटों में केवल 92 सीट मिलनी चाहिए, तो मिल कितनी गई? 135। यह क्यों होता है?
और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। इस सरकार स्थायी होती है और सरकार स्थायी होगी तो अच्छे से काम हो पाएगा। ठीक। और अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली, यही वाली, एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। कि एक एक समाज है या एक क्षेत्र है, उसमें कई एक समुदाय के लोग हैं। ठीक। अब हर व्यक्ति चाहेगा कि उसका काम हो, उसका व्यक्ति चुना जाए। ऐसे में चुना एक ही जाएगा, तो होगा क्या कि एक व्यक्ति जो चुना जाएगा तो ये सभी लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि अमुक नामक व्यक्ति, ए नामक व्यक्ति हम सभी के लिए अच्छा काम करेगा। तो यह एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करता है। कि एक अच्छी खासी एक राज्य की जनसंख्या है या एक क्षेत्र की जनसंख्या है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों लगभग बराबर आबादी में है, और चुनाव लड़ने के लिए केवल एक हिंदू खड़ा हुआ, तो ऐसे मुस्लिम भी उसको वोट डालने जाएगा। एक तो एकजुटता होने में मदद मिलती है। तो इसमें है कि भारत जैसे विविधता वाले देशों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं, यदि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो गया तो ये सभी लोग अपनी अपनी पार्टी बना लेंगे। अपनी अपनी पार्टी बना लेंगे तो इनकी एक पार्टी हो जाएगी। जैसे मान लो चलो एससी लोगों की एक पार्टी हो जाएगी, एसटी लोगों की एक पार्टी, पूरे देश में ये पार्टी हो जाएगी। मुस्लिम्स की अलग एक पार्टी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है, वही लोग चुनाव लड़ा करेंगे और चुनाव में जो वो जीत जाएंगे तो उन लोगों को उसी अनुपात में उनको सीट्स मिल जाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा, वो अलग थलग रह जाएंगे, एकजुटता नहीं आ पाएगी। यह भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को नहीं अपनाया था। अगला पॉइंट क्या कहता है कि संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है कि अब तक जो उन्होंने जो किया, तो जो अब तक उस आधार पर जो कार्य हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है, क्योंकि जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो सामान्य मतदाता है, उसको बहुत कठिन जो प्रणालियाँ हैं चुनाव की वो समझ में नहीं आएंगी। उसके लिए वही सरल सही है। केंद्र और राज्यों में बड़े बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद मिली है। वह ऊपर बता चुके हैं कि इससे एक स्थायी सरकार बनती है, अधिक सीटें मिलती हैं तो स्पष्ट बहुमत मिलता है। इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया है, अर्थात उन्हें नुकसान पहुंचाया है, जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। तो ये जो एक खास धर्म, एक खास जाति की पार्टियां बन जाती हैं, ठीक, और ये चाहती हैं कि हम उसी जाति के लोग हमें वोट दे दें। ये ठीक उसी प्रकार का है जैसे पृथक निर्वाचक मंडल जैसी स्थिति हुआ करती थी अंग्रेजों के समय, कि मुस्लिम है, मुस्लिम लोग की एक क्षेत्र है और उसमें केवल और केवल एक मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा और वही चुनाव जीते और उनको मुस्लिम ही वोट देंगे। तो इससे होगा क्या, वो लोग अलग थलग पड़ते जाएंगे, उनका एक अलग अपनी पैरेलल गवर्नमेंट हो जाएगी। तो ऐसी जो पार्टियां थी उनको भी इससे थोड़ा सा नुकसान हुआ। अच्छी बात है यह तो, कि इस प्रकार की पार्टियां कहीं ना कहीं आगे चलकर अलगाववाद या फिर पृथकतावाद की ओर देश को ले जाती हैं। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। जिन जिन देशों में ऐसा कुछ है कि जहां FPTPS वाली स्थिति है, वहां दो दल स्पष्ट रूप से उभर के सामने आते हैं। भारत में भी दो दल स्पष्ट रूप से हैं, कांग्रेस और बीजेपी। अमेरिका में भी दो दल हैं, भाई लेबर पार्टी, वो उसमें इंग्लैंड में लेबर पार्टी है और दूसरी जो पार्टी है इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी, तो वहाँ पर दो पार्टी आपको मिलेंगी। ऐसे ही USA में है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दो दल जो व्यवस्था है वो उभर के सामने आती है। तो दो प्रमुख प्रतियोगी हो जाते हैं, बारी बारी से सत्ता में आते रहते हैं, कभी बीजेपी भारत में, कभी कांग्रेस। तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में शामिल होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में भारत इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। जब हम किताब पढ़ेंगे अपनी दूसरी वाली इंटर में पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में विदेश नीति, तब उसमें चैप्टर ही है कांग्रेस का वर्चस्व। कि आज़ादी के कई एक सालों तक, 20, 25, 30 सालों तक कांग्रेस थी हर जगह, और छोटे छोटे दल अस्तित्व में रहे, एक बड़ी पार्टी नहीं आई। लेकिन 1989 के बाद बहुदलीय गठबंधन के साथ साथ कई एक पार्टी आई, कई राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर के सामने आ रही है,
और भारत क्या है, गठबंधन सरकार और छोटे दलों को भी हमारे यहाँ प्रमोशन मिल रहा है, उस चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिल रहा है और आए दिन नई नई पार्टियां बनती रहती हैं। फिलहाल के चुनाव में अभी करंट में एक पार्टी आई है, इसमें साउथ इंडिया के एक एक्टर हैं विजय विजय थाला, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई TVK, तमिलागा बेत्री कजगम। ये उन्होंने तुरंत एक पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा और जीत गए, फिलहाल CM हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि नई पार्टी को मौका नहीं मिल सकता, लेकिन कई एग्जाम्पल में देखा कि नई पार्टी को मौका नहीं मिल पाया। बिहार में एक पार्टी बनी प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, जन स्वराज पार्टी, फिलहाल भी है जन स्वराज पार्टी, चुनाव लड़ी, सीट नहीं मिली, ठीक, जीत ही नहीं पाए। ऐसे ही नई पार्टी अभी करंट में बनी आम आदमी पार्टी। तो हमारे यहाँ पार्टी बनती रहती है। तो यह था अब तक का जो आपने तीनों प्रकार के सिस्टम समझे, देखे और जाने आपने। और एक चीज़ और आपने जानी कि क्यों भारत में ये प्रणाली आई और उस प्रणाली से भारत को क्या लाभ हुए, क्या नुकसान हुए, यह सब कुछ आपने देखा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा कि यदि पार्टी सिस्टम ऐसा है, मतलब चुनाव का सिस्टम ऐसा है और उसमें सीट्स की संख्या इस प्रकार हो सकती है कि आपको वोटिंग परसेंटेज से भी ज़्यादा सीटें मिल जाएं, और दूसरे में अगर वही नियम अगर बदल दिए जाएंगे तो उसके सीटों की संख्या कम हो जाएगी। आपने एक एग्जाम्पल देखा, एक एग्जाम्पल आपने देखा कि भारत में यही क्यों स्वीकार की गई। फिर आपने राज्यसभा का एक एग्जाम्पल देखा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। तो यह था आज का कार्यक्रम आपका। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन। यह भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि अब तक हमने चुनाव देखा, निर्वाचन क्षेत्र देखा है, अब निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण को देखेंगे हम। क्योंकि कई बार आप अपने अपने गांव में देखते होंगे कि इस बार महिला सीट आ गई है, इस बार SC की सीट आ गई है, इस बार OBC की सीट आ गई है, इस बार जनरल सीट आ गई है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे ये आती हैं, क्यों ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। तो बने रहिए, देखते रहिए द सिविक्स रूम को और पढ़ते रहिए सिविक्स। अपने घर पर पढ़िए, अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को इस चैनल के बारे में बताइए और खुद भी लाभान्वित होइए और अपने साथियों को भी लाभान्वित कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।